नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज हम लोग नवंबर महीने का करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं और समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम बहुत पास आने वाला है। इसलिए ये जो मंथ है, नवंबर है, दिसंबर, अक्टूबर, सितंबर, ये आखिरी के जो 6 महीने का करंट अफेयर्स है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला करंट अफेयर्स है। तो इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। और मैं इसीलिए बीच में हाईलाइट करता हुआ चलता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और कुछ भी नोट करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बस 2 से 3 बार वीडियो को पूरा शुरू से आखिरी तक देख लीजिए। आपको जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, क्योंकि पढ़ने को हम लोग खबर के रूप में, एक न्यूज़ के रूप में बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन उसमें से वास्तव में आपसे पूछा क्या जा सकता है, ये जानना सबसे ज़रूरी होता है। तो आगे बढ़ने से पहले कोर्स के बारे में जानकारी दे दें। हमारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम जो 2 महीने बाद है, उसके लिए कोर्स अभी भी संचालित हो रहा है। और अगर आप इसको एक क्रैश कोर्स के रूप में ज्वाइन करना चाहते हैं, जो मैंने आपको 100 टॉपिक्स पहले बता रखे हैं, अगर आप उनको फॉलो करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स से जुड़कर जो है वो 100 टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं और प्रीलिम्स को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। करना आपको ये होगा कि आपके सामने ये नंबर दिया हुआ है 9506742546, इस पर जो है RO कोर्स लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। बेसिकली कोर्स में हमारे, आप जानते हैं, वीडियो लेक्चर्स होता है, PDF में नोट्स होता है, टेस्ट सीरीज होती है, यानी सब कुछ इंक्लूडेड है। और कहीं कोई बाहर की कोई किताब नहीं पढ़नी, कुछ नहीं पढ़ना है, आपको इतना सफिशिएंट कंटेंट दे दिया जाता है, वो आपके लिए पर्याप्त रहता है। इसके अलावा मैं जिस चीज़ पर बार बार हाईलाइट करता हूँ वो है टेस्ट सीरीज। सबसे बड़ी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है समीक्षा अधिकारी 2023 के लिए, यानी जो फरवरी में हमारा एग्ज़ाम है उसके लिए। और अब अगर आप टेस्ट सीरीज़ नहीं लगा रहे, जैसा मैंने पहले बार बार अपने वीडियोज़ में बताया है कि हफ्ते में कम से कम 2 फुल टेस्ट आपको लगाने चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम हॉल में कॉन्फिडेंट होके पेपर दे पाएंगे, एग्ज़ाम दे पाएंगे। और जो निगेटिव मार्किंग की समस्या से या उसके जो फोबिया से आप लोग क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, उससे भी आपकी बचत होगी। तो लगभग 47 से ज़्यादा टेस्ट हैं। इसमें सेक्शनल टेस्ट भी है, यानी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी हैं, इसमें करंट अफेयर्स के अलग टेस्ट हैं, इसमें फुल टेस्ट हैं। हर तरह के टेस्ट आपको जो है इसमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उनकी PDF प्रोवाइड की जा रही है, हिंदी के टेस्ट हैं और पूरी व्याख्या सहित हल उसका आपको PDF के रूप में दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल आपने ऐप पे टेस्ट दे दिया और उसके बाद जो है आपको उसका सल्यूशन, या ना ऐप पे आप टेस्ट देंगे तो सारी चीज़ें आपको वैसे भी पता चल जाएगी कि आपकी रैंक आई, कितना आपका नेगेटिव मार्किंग में गया, कौन से सही थे, कौन से गलत थे। तो आपको ये बिल्कुल उचित समय है कि अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया है तो आप तत्काल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारे दोनों नंबर्स हैं, इनको ध्यान से देख लीजिए। इन नंबर्स पर आप RO टेस्ट लिखकर भेज दीजिए और टेस्ट सीरीज से जुड़ जाइए। अभी भी समय है। 47 से ज़्यादा टेस्ट हैं, लगभग 5000 प्रश्न आपको हल करने हैं। और 2 महीना अगर आपने जम के इन टेस्ट को लगा लिया, पढ़ लिया, तो समझ लीजिए बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ से मिलने वाला है। समीक्षा अधिकारी की हमारी सामान्य हिंदी की किताब इस समय जो सबसे ज़्यादा लोगों के पास है, जो लोग समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि ये मात्र एक किताब आपको जो है ऐसी किताब है जिसमें सब कुछ जो है, हर कंटेंट अपने आप में परिपूर्ण है। आपको ना कहीं पर ऐसा लगेगा कि तत्सम तद्भव कम दिया है, ना कहीं ऐसा लगेगा कि विलोम कम दिया है, ना कहीं ऐसा लगेगा पर्यायवाची कम दिया है। कुल मिलाकर जो है इसका जो कंपाइलेशन है वो अपने आप में यूनिक कंपाइलेशन है। आपको 2 से 3, 4 किताबें अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं, केवल एक किताब पढ़ के आप गारंटीड 55+ ला सकते हैं। और ऐसा हमारे जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पहले करके दिखाया है। और आप भी जो है अगर, और ये भी ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको 55+
हिंदी में जाना ही जाना होगा। जीएस बहुत ही अनसर्टेन होता है, वोलाटाइल नेचर का क्वेश्चंस आते हैं उसमें, कभी बहुत टफ हो जाते हैं, कभी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, लेकिन हिंदी का एक सेट पैटर्न है और आप अगर इस किताब को अभी भी लेकर परीक्षा तक 3-4 बार पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, तो निश्चित रूप से जो है आप जो है इस टारगेट को प्राप्त कर सकेंगे। ऑनलाइन भी ये अवेलेबल है, ऑफलाइन जो है आपके शहर की जो मुख्य दुकानें हैं, बड़ी दुकानें हैं, जो किताब बुक शॉप्स हैं, वहाँ पर भी अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। सबसे पहला हमारा जो है, चूँकि उत्तर प्रदेश अब इंडस्ट्री का एक हब बनने की ओर है। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुई थी, फिर उसके बाद जो है इन्वेस्ट इंडिया के आंकड़े आए हैं, तो उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए हैं और इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो है, लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं बहुत वो चीज़ें हाईलाइट वाली बता देता हूं जो आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। पहली चीज़, देश में जितने भी मोबाइल हैंडसेट बनते हैं उसका 40% जो है कहाँ बनता है, उत्तर प्रदेश में। तो एक तो ये आंकड़ा आपके लिए जो है बहुत ज़रूरी हो गया। और जितना भी पूरे देश में उत्पादन होता है मोबाइल कंपोनेंट्स का, उसका 55% अकेले मोबाइल कंपोनेंट का उत्पादन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो ये दो डेटा हैं जो किसी भी रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। कुल मिला के ये एक तरह से नंबर 1 राज्य है इस मामले में। तो इसी के कारण, क्योंकि अभी इन्वेस्टर समिट हुआ था जो है, और उसके कारण काफ़ी सारा निवेश आया है, और जब निवेश आया है तो उसमें क्या हुआ है कि यूपी में मोबाइल की कंपनियों की बाढ़ आ गई। इस समय इतनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, चाहे वो सैमसंग हो, रियलमी हो, वीवो हो, इतनी सारी यूनिट्स लग गई हैं कि निर्यात में भी जो है उत्तर प्रदेश अब बहुत जल्दी ही नंबर 1 होने वाला है। हालांकि कुछ जगह तो ऐसा भी मैंने पढ़ा था कि नंबर 1 हो चुका है, लेकिन चूँकि वो आधिकारिक नहीं है इसलिए मैं अभी उसको हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन नंबर 1 होने की तरफ निर्यात में, किस चीज़ के निर्यात में, मोबाइल के निर्यात में। उसके बाद जो है, जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, तो निवेश का एक जो है, इन्वेस्टमेंट का एक बेहतर माहौल दिया गया है, क्योंकि जो उद्योग लगाने के नियम थी, शर्तें थीं, उसको बहुत ढील दी गई है। अब अगर उत्तर प्रदेश में कोई उद्योग लगाना चाहता है, बड़ा उद्योगपति या छोटा उद्योगपति या कोई एमएसएमई, तो उनको बहुत आसानी से लाइसेंस मिल जाता है। पहले महीनों का जो काम था वो हफ्तों में हो जाता है। तो इस तरह से जो है, इसी कारण जो है मोबाइल उपकरण में जो है बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। तो अगर अभी एक इन्वेस्ट इंडिया जो कि एक प्रतिष्ठित संस्था है, उन्होंने आंकड़े जारी किए हैं, उनके अनुसार उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन व मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी 196 कंपनियां इस समय काम कर रही हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपनियां काम कर रही हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 30 स्पेशल इकोनॉमिक जोन व 40 आईटी पार्क्स हैं। ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितने इकोनॉमिक जोन्स हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जिसको SEZ कहते हैं, सेज भी बोलते हैं कहीं पर। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है 30 हैं और 40 आईटी पार्क्स या आईटी जो है फैसिलिटीज़ हैं, जिसके कारण जो है एक आईटी हब के रूप में उत्तर प्रदेश उभर कर सामने आ रहा है। अब कुछ और भी डेटा हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो उत्तर प्रदेश की रैंकिंग को रिलेटेड हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश मत्स्य उत्पादन में, यानी मछली के उत्पादन में, ये कौन सी मछली है, अंतर्देशीय मछली का उत्पादन जो तालाबों में, नदियों में होता है, में तीसरे स्थान पर है। और फ्रोजन मीट के उत्पादन में पहले नंबर पे। तो ये दो डेटा भी आप अलग से याद कर लीजिएगा। फिर तीसरा डेटा क्या महत्वपूर्ण है, हैंडलूम सेक्टर में, यानी हथकरघा उद्योग के मामले में उत्तर प्रदेश देश में तीसरे नंबर पे है। तो ये 3 तरह के आपके जो आंकड़े हैं या जो है उत्तर प्रदेश की रैंकिंग है, इसको याद रखना आवश्यक है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों व शोध में भी देश भर में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। देश में सबसे तेज़ी से विकसित होने वाला आईटी सेक्टर उत्तर प्रदेश बन गया है। वहीं हैंडलूम में तीसरे स्थान पर है, जिसकी हम लोगों ने चर्चा ऊपर ही कर ली। तो ये काफ़ी सारे आंकड़े थे आर्थिकी से जुड़े जो है उत्तर प्रदेश के,
जिसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा उसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी दे दी है, क्योंकि ड्रोन उड़ाने के लिए रेगुलेशन होना किसी भी देश में या किसी भी स्थान पर बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि क्या है, एक तो शादी ब्याह में लोग ड्रोन कर रहे हैं, बाकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ड्रोन अपने आप में ख़तरनाक चीज़ भी है। ड्रोन से कुछ भी कहीं कैरी करके भेजा भी जा सकता है। मतलब कुछ ड्रोन तो इतने शक्तिशाली है इस समय जो है कि वो 5-10 किलो का सामान भी उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है, जैसा कि कोरोना पीरियड में ऐसा किया भी गया था दवाओं का और इत्यादि की परिवहन के लिए जो है। उसके अलावा जो है जासूसी के काम में लोग ला सकते हैं, जो इलीगल या जो आतंकवादी हैं या कोई इस तरह के लोग हैं, तो इसलिए सख्त कानून इसके लिए होना चाहिए। तो इसी के उद्देश्य से ये ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्रदेश में अब बिना अनुमति के कोई ड्रोन नहीं उड़ान भर सकेगा। ड्रोन का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अगर आप ड्रोन खरीदते हैं तो उसको आपको उसका बाकायदा एक जो है वेबसाइट है, और या तो थाने में जाके फॉर्म पूरा जो है विवरण थाने स्तर पर आपको देना ही देना होगा। ड्रोन उड़ाने के लिए हवाई क्षेत्र में लाल, पीले व हरे जोन यानी रेड, येलो और ग्रीन जोन से जुड़े नियमों का भी अनुपालन करना पड़ेगा। अब रेड जोन का मतलब वो होता है जहाँ पर आसपास कोई सैन्य फैसिलिटी है या कुछ ऐसी चीज़ है जो गोपनीय की श्रेणी में आती है, वहाँ बिल्कुल भी ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता है। तो उसी के आधार पर ये ड्रोन का विभाजन किया गया है जोन्स का। तो खैर इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं, कुल मिलाकर ये रेगुलेशन आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन होगा। तो ये नई संस्था है। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी अब जो है नदियों पर क्रूज़, रिवर क्रूज़, कई सारे बोट्स और मतलब उसके माध्यम से परिवहन, जैसा कि जो है वाराणसी और प्रयागराज से जो हल्दिया तक वाला जो है चलाया गया था। तो इस तरह की गतिविधियों को अगर करना है तो एक उसके लिए बाकायदा एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो इन सब चीज़ों का रेगुलेशन या नियमन कर सके। तो उसके लिए अंतर्देशीय इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी का गठन किया गया है या किया जा रहा है। तो प्राधिकरण के गठन से प्रदेश में सस्ता परिवहन उपलब्ध कराने की मदद मिलेगी। साथ ही जल परिवहन, जल पर्यटन और पोत परिवहन, नौवहन के क्षेत्र में विकास, विनियमन और पर्यावरणीय सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश के उत्पादों को बेहतर और एवं सस्ती दरों पर व अन्य राज्यों व दूसरे देशों में निर्यात किया जा सकेगा। और परिवहन मंत्री जो हैं प्रदेश के, वो इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। आगे बढ़ते हैं। कुछ छोटे छोटे जो है लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको लेते हैं। घरेलू पर्यटन यानी डोमेस्टिक टूरिज़्म के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले नंबर पे। डोमेस्टिक का मतलब क्या हुआ, एक तो जैसे इंटरनेशनल यात्री आते हैं, बाहर से आते हैं वो, लेकिन डोमेस्टिक का मतलब हुआ जो हमारे देश के अंदर के लोग ही हैं, तो हमारे उत्तर प्रदेश में उनकी आवक बहुत ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटन में पहले स्थान पे। तो ये भी एक रैंकिंग जैसी बात हो गई, इसलिए इसको याद रखिएगा। 2017 से 2023 में 10 गुना पर्यटन में वृद्धि हुई। जहां 2017 में 3 करोड़ घरेलू पर्यटक थे, वहीं पर 2023 में ये आंकड़ा 32 करोड़ तक का पहुंच गया है। यानी काफ़ी ज़्यादा जो है ग्रोथ हुई है डोमेस्टिक टूरिज़्म में यूपी में, इसीलिए ये जो है नंबर 1 हो गया है। फिर अभी हमने पीछे भी बात की थी, थोड़ा सा उसका यहाँ पर डिटेल दिया है। मछली पालन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। मछली पालन जो अंतर्देशीय मछली पालन जिसको कहते हैं, इनलैंड फिशरीज जो बनी हैं, तो इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। ये भी रैंकिंग है, तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट स्थान पे है। पिछले वर्ष जहाँ प्रदेश में मत्स्य उत्पादन कितना हुआ था, 8.09 लाख टन था, वहीं इस वर्ष तक विभाग ने 9.15 लाख टन उत्पादन किया है। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक के कचरे से ईंधन यानी फ्यूल बनाने के लिए एक प्लांट लगाया जा रहा है। कहाँ लगाया जा रहा है? अयोध्या में लगाया जा रहा है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो गया। और ये उत्तर भारत का पहला सबसे बड़ा
प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने वाला प्लांट होगा। तो ये महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि जब भी कहीं पर पहला प्रथम शब्द जुड़ जाए तो समझ लीजिए कि वो जीके भी बन गया और वो करंट अफेयर्स तो है ही है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 20 टन क्षमता का प्लांट लगाया जाएगा। इस परियोजना से कूड़ा उठाने वाले व रिक्शे वालों को भी जोड़ा जाएगा तथा उन्हें भी बेहतर रोजगार मिलेगा। क्यों? उनको ये प्रेरित किया जाएगा कि भैया जाओ, जगह जगह से कूड़ा आपको उठा के लाना है और इस प्लांट में डंप करना है। जितना आप कूड़ा ला के देंगे उसके बदले आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिलेगा। तो इस तरह से सफाई भी होगी और उससे ईंधन भी बनेगा। अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है, अभी जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसमें जितने भी निवेश प्रस्ताव यानी इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल प्राप्त हुए हैं, उसमें मेरठ मंडल में सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट के लिए प्रपोजल प्राप्त हुए हैं। तो इस मामले में उत्तर प्रदेश में मेरठ मंडल पहले नंबर पे है, जहां पर सबसे ज़्यादा प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं निवेश के। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए तय लक्ष्य 15 लाख करोड़ रुपए के सापेक्ष अब तक 7.16 लाख करोड़ का निवेश परियोजनाओं में 1/3 से अधिक की भागीदारी सिर्फ मेरठ मंडल व उससे संबंधित जिलों की है। तो भैया मेरठ जो है मंडल के स्तर पर टॉपर है, जो भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इन्वेस्टमेंट आया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में आप जान रहे हैं कि धार्मिक पर्यटन, रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है। एक्चुअली भारत में जो पर्यटन है वो रिलीजियस पर्यटन ही है। आप अगर देखेंगे तो भारत में अगर कोई पहाड़ भी घूमने जाता है या समुद्र भी घूमने जाता है तो उसका एक उद्देश्य उसके साथ ये जरूर रहता है कि वहाँ पर जो है कोई ना कोई मंदिर है, कोई ना कोई प्रसिद्ध धाम है, तो हम वो भी दिखाएंगे और साथ में जो है हम जो है पहाड़ भी दिखाएंगे, नदी भी दिखाएंगे, झरना भी दिखाएंगे। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में तो इसकी अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, बुद्ध भगवान सबकी जो है जन्मस्थली एक तरह से कह सकते रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। उसीलिए धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार जो है जितने भी अच्छे जो पुराने मंदिर हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, ऐसे धार्मिक स्थलों को, तो उसी कड़ी में 10 और धार्मिक स्थलों को संवारा जाएगा। अब यहाँ पर पूरे लिस्ट दी हुई है। ये लिस्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं कि आपसे लिस्ट पूछी जा सकती है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये वाला मंदिर कहाँ पर है। तो थोड़ा सा मैं इसको पढ़ देता हूँ। जैसे कि बस्ती जिला जो है, बस्ती गोरखपुर के पास वाला काली माता मंदिर, झारखंडी मंदिर और श्री राम जानकी मंदिर, ये 3 तो बस्ती जिले के हो गए। आजमगढ़ वालों आप सुन लो आप लोग, कालिका मंदिर, उन्नाव में सिद्धपीठ माता मनसा रानी मंदिर, लखीमपुर खीरी में काली मंदिर, सेठ घाट, बाबा बनवारी दास धाम, बरेली के धोपेश्वर नाथ मंदिर समेत कुल धार्मिक महत्व 10 को सौंदर्यीकरण किया जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जैसे धोपेश्वर नाथ महामंदिर है, हो पता नहीं, हो सकता मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ या टाइप गलत है, तो जो भी है धोपेश्वर नाथ महादेव मंदिर। अब आपसे पूछा जा सकता है, इस तरह के प्रश्न आए हैं, आपको ध्यान होगा पगला बाबा का मंदिर पूछा जा चुका है और उस समय जो लोग मथुरा वृंदावन या आगरा के नहीं थे उनको नहीं पता था कि जो कहाँ पर है। तो इसी तरह से इस मंदिर के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर है, तो आपको बताना होगा कि बरेली में है। पूरी सूची दिखाने का बस यही उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश कई और मामलों में प्रथम स्थान पे है। तो पहला क्या है, हर घर नल योजना के अंतर्गत 1.82 करोड़ घरों को नल कनेक्शन देने के मामले में देश में पहले नंबर पे है। मनरेगा में 100 दिन का पूर्ण रोजगार देने के मामले में नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के अंतर्गत सिटीजन फीडबैक प्राप्त करने में नंबर 1 पे है। तो ये 3 और मामले हैं जिसमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। आगे बढ़ते हैं। अब इस सेशन की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अभी हाल ही में सप्लीमेंट्री बजट या अनुपूरक बजट जो है विधानसभा में सत्र चला था नवंबर के लास्ट वीक में। तो
इसमें आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि अनुपूरक बजट का कुल साइज कितना था। तो ये कितना था? 28,760 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट का प्रस्ताव बजट पारित किया गया है। और इस प्रकार प्रदेश के कुल बजट का कुल आकार 7.19 लाख करोड़ पहुंच गया है। अब ये 7.19 लाख क्या है? ये 2023-24 का जो बजट है उसका आकार पहुंच गया, क्योंकि जो रेगुलर बजट था उसके बाद एक शायद और अनुपूरक आया था, ये एक और अनुपूरक आ गया। तो इस तरह से अगर टोटल अगर आपसे पूछ ले कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक यूपी सरकार ने कितना बजट का प्राविधान किया है, तो ये फिगर है 7.19 लाख करोड़ रुपए। अब बजट की मदें हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करूँगा। इसमें सब दिया हुआ है कि काहे बड़ी बड़ी मदें दी हैं, हालांकि मदें तो सैकड़ों हैं जिनमें इतना पैसा दिया गया होगा। एक और उत्तर प्रदेश ने काम किया है जो ऑनलाइन गेमिंग है, और वो भी जो पैसे से संबंधित है। जैसे वो 3 पत्ती गेम होते हैं, बाकी और भी कई सारे होते हैं जहाँ पर गेमिंग में पैसा इन्वॉल्व होता है, यानी आप कुछ इन्वेस्ट करके जो है कुछ पा रहे हैं, तो उस पर जो है 28% GST लगा दी। मतलब अगर वो गेम अवैध नहीं है, वैधानिक रूप से वैधानिक नियमों के अंतर्गत वो चल रहा है, तो जो उससे लाभ प्राप्त कर रहा है वो उस पर 28% GST देगा। ये जो है उत्तर प्रदेश का जो GST बिल है, विधेयक है, 2023 में संशोधन करके इसको पारित कर दिया गया है। तो आपसे बस इतना पूछ सकता है कितने % GST लगेगा ऑनलाइन गेमिंग पे? 28% लगेगा। बस ये आपको सवाल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं जा सकेंगे विधायक। अभी जो हाल ही में मैंने शीतकालीन सत्र की बात की है जिसमें ये अनुपूरक बजट पारित हुआ है, तो कुछ पुराने नियमों को बदल दिया गया है, क्योंकि माननीय लोग जाते थे तो पता चला स्पीकर साहब कुछ बता रहे हैं या किसी बड़े मुद्दे पे चर्चा हो रही है, हम ही लोग करते हैं, पता चला परिवार के सभी लोग बैठे हैं, बातचीत हो रही है और हमने अपना मोबाइल उठाया और कुछ हम और करने लगे। तो उससे क्या होता है कि हमारी एकाग्रता भंग होती है, जो हमको सुनना चाहिए था वो नहीं होता है, और जो बोल रहा होता है उसको भी मतलब बुरा लगता है कि देखो मैं कुछ कह रहा हूँ और कोई सुन नहीं रहा है। तो ये सब नियम जो है मतलब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी वैधानिक संस्था में भी बनाना पड़ा, यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी बनाना पड़ा। तो ये 65 वर्ष बाद जो है नियमावली में संशोधन करके इसको किया गया है। फ़ोन लेके नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा वे सदन में कोई भी झंडा, प्रतीक, बैनर, पोस्टर, हैंड आउट ये सब ले जाके कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। किसी भी दस्तावेज को नहीं फाड़ सकेंगे। इस तरह की आपने पहले घटनाएं सुनी होंगी कि इन्होंने बिल फाड़ दिया, विधेयक फाड़ दिया, तो वो सब जो है उसको भी प्रतिबंधित कर दिया है। और जो जहाँ पर अध्यक्ष महोदय बैठते हैं विधानसभा के, उस पीठ पर जहाँ पर वो बैठते हैं वहाँ पर कोई भी जो है पर्सनली नहीं जा सकता है। तो ये सब नियम है, बहुत सारे और भी नियम हैं, बस ये आपको जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। 8 जिलों में 15 प्राचीन स्थलों को संरक्षित घोषित किया गया है। तो पुरातत्व संरक्षण विभाग का हमेशा काम ही यही है कि वो संरक्षित करता है स्थलों को, और जो ऐतिहासिक महत्व की होती है। तो इसी कड़ी में जो है और घोषित कर दिया गया 15। तो एक गिनती याद रखिएगा, हो सकता है खुदा ना खास्ता पूछ ही ले कभी कि कितने स्थलों को अभी हाल ही में घोषित किया गया है, तो 15 को किया गया है। अब ये जो 15 स्थल हैं वे उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में स्थित हैं। अब देखते हैं कितने नाम हमारे पास हैं। जनपद झांसी स्थित शिवालय, प्राचीन कोल्हू कुशमढ़िया चंपत राय का महल, उत्तर मध्यकालीन किला, बंजारों का मंदिर, बेर पिसनारी दाई मठ, पठामढ़ी टहरौली का किला, दिगारागढ़ी तथा राम जानकी मंदिर आदि इत्यादि इसमें जो है शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 5 और इंडस्ट्रियल सिटीज़ को बसाया जाएगा। उसके लिए जो है अभी हाल ही में प्रस्ताव पारित हो गया है। ये कहाँ पर बनेंगे महत्व ये रखता है, तो लखनऊ आगरा जो एक्सप्रेस वे है इसके किनारे ये 5 इंडस्ट्रियल सिटीज़ बनेंगी, क्योंकि उसके किनारे काफ़ी सारे जो है सब खेत खलियान है, तो वहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज
और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि मान लीजिए कोई एक्सप्रेसवे जा रहा है, तो चूँकि एक्सप्रेसवे आज की डेट में सबसे तेज़ कनेक्टिविटी का साधन है। अगर वहाँ पर कोई इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल सिटी बसती है तो वहाँ से कुछ प्रोड्यूस होता है तो सबसे तेज़ी से उसका ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है किसी भी दिशा में, क्योंकि सारे एक्सप्रेसवे किसी न किसी से जाके आगे जुड़ जाते हैं। तो इसमें क्या बनेंगे? एकीकृत मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बनेंगे, वेयरहाउस क्लस्टर बनेंगे और कुछ अन्य व्यावसायिक परियोजनाएं विकसित की जाएंगी। एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित होने वाली यह सिटी फिरोजाबाद, आगरा, इटावा, कन्नौज व कानपुर में है। तो अब ये 5 सिटीज़ भी आपको पता चल गई कि इनके पास से जहाँ से आगरा एक्सप्रेसवे निकल रहा है वहाँ पर जो है ये इंडस्ट्रियल सिटीज़ बसाई जाएंगी। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे जो सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है, इसके किनारे सबसे ज़्यादा 11 औद्योगिक शहर बसाए जाएंगे, ये भी एक प्रस्ताव बनाया गया है। तो दूसरे गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे सबसे ज़्यादा 11 औद्योगिक शहर बसाए जाएंगे। दूसरे नंबर पर 6 औद्योगिक शहर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित होंगे और तीसरे नंबर पर जो हमने अभी बात की 5 शहरों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बसाया जाएगा। तो ये कुछ सामान्य बातें थी इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या को चूँकि अब तो अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर उभारा जा रहा है, उस तरह से बनाया जा रहा है। श्री राम मंदिर का वहाँ पर जो है निर्माण कार्य भी, उसका एक तरह से जो है लोकार्पण की तिथि भी अब तो घोषित हो ही गई है। तो ऐसी स्थिति में जो है वहाँ पर एक बोर्ड बना दिया गया, अयोध्या तीर्थ विकास परिषद। ये जो है अयोध्या में कई सारी चीज़ों, गतिविधियों को, मतलब उसको एक तीर्थ के रूप में जो है, जो उसका एक स्वरूप होना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, उसको बनाने के लिए इसको एक वैधानिक संस्था के रूप में बनाया गया है यहाँ पर क्या और होगा, यहाँ पर एक मंदिर म्यूज़ियम बनेगा अयोध्या में, अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान भी यहाँ पर बनेगा मंदिरों का। और ये मंदिर का म्यूज़ियम जब बन जाएगा तो सभी को देखना चाहिए। जैसा कि मैंने पढ़ा था इसके बारे में कि इसमें जितने भी तरह की शैलियाँ होती हैं, जैसे नागर शैली आपने सुना है, मतलब दक्षिण भारत की, उत्तर भारत की, सारी तरह की शैलियों के मंदिरों के यहाँ पर जो है प्रतिरूप रखे रहेंगे, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, मंडपम और वो सारी जानकारियाँ मिलेंगी। भारत के बड़े बड़े जो सारे मंदिर हैं उनके बारे में अलग अलग तरीके मॉडल उनके होंगे और उनकी जानकारी रहेगी। तो कुल मिला के अगर कोई धार्मिक उसके यात्रा पे वहाँ नहीं जाता है, लेकिन कम से कम एक शैक्षणिक तौर पर या एक जिज्ञासा के तौर पर उसको देखना जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आईआईटी कानपुर को टॉप 100 की सूची में शामिल किया गया। अभी हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग जारी हुई थी एशिया की 2024 की। इसमें आईआईटी कानपुर जो है कितने नंबर पे है? टॉप 100 में है और 63वें स्थान पे है। और भारत में जो है आईआईटी कानपुर की रैंकिंग क्या है? 6th प्लेस है। अब एक और खबर आपने सुनी होगी, खूब चर्चा में रही। उत्तर प्रदेश में जो हलाल प्रमाणित उत्पाद थे उस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बैन लगा दिया है। तो हलाल सर्टिफिकेशन जो है कुछ संस्थाएं करती थी, और जैसे कि जो है क्या चीज़ें परमिसिबल हैं मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए, वो उसका एक वो प्रमाणन करते थे कि ये जो है आप सेफली यूज़ कर सकते हैं, ये परमिसिबल है। तो चूँकि इसमें कुछ विसंगति थी उसी कारण उसके जो है ये हलाल सर्टिफिकेशन पे रोक लगा दी गई है। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये खबर ही अपने आप में आपसे पूछी जा सकती है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने हलाल सर्टिफिकेशन या हलाल प्रमाणित उत्पादों पर की बिक्री पर रोक लगा दी है। तो इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अभी जो डिजास्टर्स होते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के दृष्टि से उत्तर प्रदेश में 4 रीजनल सेंटर्स बनेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के। अब डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में आप लोग जानते हैं, बस आपको ये जानना है कि ये कहाँ कहाँ पड़ेंगे। तो पहला नंबर है गौतम बुद्ध नगर का, दूसरा नंबर है वाराणसी का, तीसरा नंबर का डिजास्टर मैनेजमेंट का रीजनल सेंटर बनेगा झांसी में, और चौथा बनेगा गोरखपुर में। बस ये 4 याद रख लीजिए, बाकी बहुत ज़्यादा कहानी याद रखने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर में देश का पहला
अब जहाँ पर पहला शब्द आ जाता है वहाँ पर तुरंत आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि ये महत्वपूर्ण है। टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। यहाँ पर 5G को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने पर 6G पर रिसर्च किया जाएगा और इसके कारण जो है मतलब जब इस तरह का कोई सेंटर बनता है तो भारी मात्रा में जो है वहाँ पर प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है, तो कई सारे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। अभी हाल ही में दीपावली पर, छोटी दीपावली वाले दिन जो है अयोध्या में फिर से लगातार रिकॉर्ड बनी रहा है। इस साल जो है पिछली बार से ज़्यादा बड़ा कीर्तिमान बना है। इस बार जो है 22.23 लाख दीप प्रज्वलन एक साथ करके जो है इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया है। दिव्यांग कल्याण हेतु बजट में अब वृद्धि कर दी गई है। तो दिव्यांगजनों की जो प्रतिमाह पेंशन थी 300 से बढ़ाकर उत्तर प्रदेश सरकार ने 1000 कर दी है, जिससे 10 लाख दिव्यांग जन जो है लाभान्वित होंगे। तो ये सराहनीय पहल है, अच्छी बात है ये जो है। और कुष्ठ रोग से ग्रसित दिव्यांग जन की पेंशन पर जो 2500 थी उससे बढ़ाकर उसको 3000 कर दिया गया है। दिव्यांग कल्याण हेतु बजट में वृद्धि भी की गई है। वित्तीय वर्ष 16-17 में ये बजट हुआ करता था 312 करोड़ रुपए का, अब ये बढ़ाकर 1120 करोड़ रुपए की इसमें वृद्धि हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। फिर प्रथम वाली एक खबर आ गई जो महत्वपूर्ण है आपके लिए। प्रयागराज एयरपोर्ट घरेलू उड़ानों में प्रथम स्थान पर आ गया है। तो प्रदेश के अन्य जिलों के एयरपोर्ट पर यात्रियों के सफ़र के मामले में प्रयागराज एयरपोर्ट जो है प्रदेश में पहले नंबर पे है। प्रयागराज एयरपोर्ट में अगर 59 महीनों में 23 लाख से अधिक यात्रियों ने सफ़र किया है। प्रयागराज एयरपोर्ट से अभी 9 शहरों के लिए विमानों का आगमन होता है। अभी एक बड़ी अच्छी न्यूज़ आई है यूपी के बारे में। NRCB की, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट जो आई है उसने बताया है कि महिलाओं को न्याय दिलाने के मामले में उत्तर प्रदेश देश में पहले नंबर पर है। तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो अब इसमें जो है क्राइम रेट भी दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का क्राइम रेट 171.6 है। पूरे देश का क्राइम रेट कितना है 258.1 है। जिसको इंटरेस्ट हो वो याद रख सकता है, हालांकि ये सब यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। पूरे देश में IPC के कुल अपराधों में उत्तर प्रदेश का स्थान 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 20वां है। महिलाओं को न्याय दिलाने के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम है और उत्तर प्रदेश में सज़ा की दर राष्ट्रीय औसत से 180% है। यानी यहाँ का जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, अभियोजन डिपार्टमेंट है, अभियोजन निदेशालय या अभियोजन विभाग है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। और अभी मैंने कुछ महीने पहले ही कि यूपी करंट अफेयर्स में ही आपको बताया था कि अभियोजन विभाग को देश में नंबर 1 का जो है पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ आगरा व पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाएगा। आपस में जो है इनकी कनेक्टिविटी की जाएगी और ये पहले से योजना थी। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए एक लिंक एक्सप्रेसवे बनाना पड़ेगा। तो ये उस लिंक एक्सप्रेसवे से जो है ये दोनों ही एक्सप्रेसवे जुड़ जाएंगे। तब समझ लीजिए कि इसकी लेंथ कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगी। इधर जो है आप दिल्ली से देख लीजिए, उधर बलिया तक जो है पूरा ये आपस में जुड़ जाएगा। फिर सौर एक्सप्रेसवे बनेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा एक्सप्रेसवे है देश का या उत्तर प्रदेश का जिसको सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में जो है विकसित किया जाएगा। होगा क्या यहाँ पर, जिस तरह से सोलर पार्क बनते हैं तो वहाँ बहुत भारी मात्रा में सोलर पैनल्स लगा दिए जाते हैं, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी जो है सोलर पैनल्स जो है बहुत सारे लगा दिए जाएंगे जगह जगह, तो बिजली का उत्पादन हो पाएगा। आगे बढ़ेंगे। अयोध्या जंक्शन यानी अयोध्या जो रेलवे स्टेशन है उस पर सबसे नए कॉन्कोर्स बन रहा है। तो पुनर्विकसित हो रहा है अयोध्या जंक्शन, कई अर्थों में विशिष्ट होगा। मंदिर मॉडल में इसको बनाया जा रहा है। गुलाबी पत्थरों से निर्मित पहला स्टेशन होने के साथ ही दूसरा मगर सबसे बड़ा कॉन्कोर्स। अब ये कॉन्कोर्स क्या होता है, शब्द आपके लिए भी नया है, मेरे लिए भी, इसलिए इसको ब्रैकेट में मैंने लिखा है। कॉन्कोर्स का मतलब होता है प्लेटफार्मों के ऊपर छत की भांति विशाल परिसर।
मतलब बहुत ऊंची ऊंचे गुंबदाकार जो है वो छतें होंगी, जैसे कि आम प्लेटफॉर्म पे होता है वैसा नहीं होगा। इस कॉन्कोर्स का क्षेत्रफल 7200 वर्ग मीटर है, जिसकी लंबाई 120 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर होगी। तो ये डिटेल याद नहीं रखना, बस सबसे बड़ा कॉन्कोर्स है, सबसे बड़ा भी नहीं, ये दूसरे नंबर का है। मंदिर मॉडल में गुलाबी पत्थरों से निर्मित पहला स्टेशन होने के साथ ही दूसरा मगर सबसे बड़ा कॉन्कोर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2500 किलोग्राम का घंटा, अभी वहाँ पर जो है, जो अयोध्या में मंदिर के लिए घंटे व घुंघरू उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सा जिला है? एटा है। तो वहाँ के जलेसर के कारीगरों ने अयोध्या में भगवान के राम के लिए के मंदिर के लिए 2500 किलोग्राम का एक घंटा तैयार किया है। तो अब घंटे का वजन तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि घंटे व घुंघरू के लिए कौन सा जिला यूपी का फेमस है, तो आपको बताना पड़ेगा एटा, और यहाँ के कारीगरों ने तैयार किया है। आगे बढ़ते हैं। रैपिड रेल के नए कॉरिडोर में 12 स्टेशन बनाए जाएंगे। तो हाल ही में प्रदेश सरकार ने गाजियाबाद से नोएडा एयरपोर्ट तक रैपिड रेल के नए 12 कॉरिडोरों को मंजूरी दे दी गई है। 72.2 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 12 स्टेशन होंगे। आगे बढ़ते हैं। वैसे तो मैरिज रजिस्ट्रेशन यूपी में सभी के लिए अनिवार्य है, कोई कराए चाहे ना कराए, लेकिन कानून तो यही कहता है कि सभी के लिए अनिवार्य है। उसी श्रृंखला में जो HIV संक्रमित हैं उनकी भी शादियों का अब रिकॉर्ड्स दर्ज किया जाएगा। और ये ज़रूरी भी इसलिए है कि मतलब कोशिश ये रहे कि HIV संक्रमित अगर शादी करता है तो किससे शादी हो रही है, उनके स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ सकता है। तो KGMU यानी जो है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, यानी जिसको लखनऊ का हम लोग मेडिकल कॉलेज के नाम से जानते हैं, HIV संक्रमितों ने इलाज के साथ साथ शादियां भी ये करा रहा है। और क्या करता है, जैसे एक मेल जो है HIV संक्रमित कोई व्यक्ति है और एक फीमेल है, तो उनकी आपस में शादी कराई जा सकती है, तो उससे कोई नया इन्फेक्शन तो होना नहीं है। तो अब तक ऐसी 65 शादियाँ हो चुकी हैं, जबकि रिकॉर्ड 500 HIV रजिस्ट्रेशन भी अब तक हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्स जो है क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसका पुराना नाम क्या है? ट्विटर है। तो एक्स मीडिया प्लेटफॉर्म पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी देश के दूसरे सबसे चर्चित राजनेता हैं, जैसा कि अभी एक रिपोर्ट में बताया गया था। तो इंटरनेट मीडिया पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्वाधिक चर्चित राजनेता हैं। 2023 में प्रधानमंत्री मोदी के बाद इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सर्वाधिक चर्चित राजनेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ही हैं। आगे बढ़ते हैं। निराश्रित बच्चों के लिए 35 बाल आश्रम गृह बनाने का उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है। अब इसमें कौन कौन लोग रहेंगे? जैसे कोई घर से भागा हुआ है, गुमशुदा है, तस्करी करके लाए गए लोग हैं, कामकाजी हैं, बाल भिखारी हैं, मादक द्रव्यों के सेवन करने वाले बच्चे, इस तरह के जो है बच्चे जिनकी कोई केयर करने वाला नहीं है, उनको जो है यहाँ पर रखा जाएगा। तो ये जो 35 बाल आश्रम गृह बनेंगे, ये महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से 18 मंडल मुख्यालयों सहित 19 जिलों में बनवाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर पहला आ गया, प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर बनेगा? इटावा जिले में बनेगा। इसको ध्यान रखिएगा, सीधा क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा। बाकी इसमें जो कुछ लिखा है आप सामान्य ज्ञान के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन आपसे अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बनेगा? तो इटावा जिले में बनेगा। फिर एक्सप्रेसवे के किनारे 7,000 करोड़ से बनेंगे 30 औद्योगिक गलियारे। अभी हम लोगों ने जैसे बात की ना पीछे कि इंडस्ट्रियल सिटीज़ बनेंगी, एक्चुअल में वो यही चीज़ है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को ही इंडस्ट्रियल सिटीज़ कहा गया है। लेकिन अब जैसे कन्नौज के किनारे है तो उसको कन्नौज का नाम दे दिया जाएगा, इटावा के किनारे तो इटावा दे दिया जाएगा नाम। तो इस तरह से जो है, तो आपको ये बजट याद रखना है कि कितने के इन्वेस्टमेंट से यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। यूपी में श्रेणी 1 लखनऊ विश्वविद्यालय बन गया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रदेश में श्रेणी 1 का संस्थान बन गया है। ये ग्रेड
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा दिया गया है। तो ये भी उत्तर प्रदेश के लिए और लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है। फिर 3 नए सरकारी विश्वविद्यालयों को मंजूरी दे दी गई है। ये 3 कहाँ पर बनेंगे? एक तो इनमें से नाम होगा माँ पाटेश्वरी देवी राज विश्वविद्यालय जो कि बलरामपुर जिले में होगा। दूसरा होगा माँ विंध्यवासिनी राज विश्वविद्यालय मिर्ज़ापुर जिले में। और तीसरा जो है उत्तर प्रदेश राज विश्वविद्यालय मुरादाबाद में जो है बनेगा। वरुण अर्जुन निजी क्षेत्र का होगा 37वां विश्वविद्यालय। आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के कितने कुल विश्वविद्यालय हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं? तो ये 37वीं भी आपके सामने है जो बनेगी। अब तक 36 हैं। तो शाहजहांपुर में ये बनेगी वरुण अर्जन है विश्वविद्यालय गठित होगा। यह निजी क्षेत्र का 37वां विश्वविद्यालय होगा। आगे बढ़ेंगे। मोहम्मद शमी, अभी आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप भी हुआ और काफ़ी इनकी प्रशंसा हुई। भारत के जो है एक सबसे कामयाब बॉलर्स में से इस सीरीज में रहे वो। तो इनको सम्मानित करने के लिए इनके गांव में 5 करोड़ से जो है एक मिनी स्टेडियम बनेगा। अब इनका गांव भी तो आपको पता होना चाहिए। तो इनका जो है मोहम्मद शमी का गांव जो है सहसपुर अलीनगर में है। ज़िला आपको बताना है कमेंट करके कि कहाँ पर है। आगे, गांव में नल कनेक्शन देने के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। अभी पीछे भी हमने शॉर्ट में इस पर चर्चा की है। तो ये जल जीवन मिशन के तहत है। अब तक 1.80 करोड़ से अधिक परिवारों को नल से जल मिल चुका है। और ये जो लक्ष्य था 100% का, उसमें से 69% जो है अब तक अचीव हो गया है। जल जीवन सर्वेक्षण अवार्ड 2023 में उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ने हाई अचीवर्स श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। तो ये जो है आज के सेशन के करंट अफेयर्स थे यूपी के, जो हम लोगों ने समाप्त कर लिए हैं। कुछ भी बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 बार वीडियो को और देख लीजिए, सारी चीज़ें दिमाग में छप जाएंगी और कुछ भी एग्ज़ाम में आएगा तो आप आराम से उसका उत्तर दे पाएंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।